हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू शो द वर्ल्ड इज नॉट फेयर। और एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट्स को कट कर दिया गया है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि आखिर ये मूव क्यों लिया गया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे ये तमाचा है या फिर अपकमिंग बिहार इलेक्शंस को देखते हुए ये मूव लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी पे और क्या आगे के लिए हम सोच पा रहे हैं? क्या ये एक मूव है टू प्रमोट वन नेशन वन इलेक्शन? तो ये सारे क्वेश्चंस पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एक्सपर्ट ओजांग सर से, जो कि फाउंडर है ओजांग काइएस के। हेलो सर, वेलकम टू द शो। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि जीएसटी रेट्स कट करने के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? देखो, 2017 से ही अगर हम देखें तो ध्यान से कि जीएसटी का एक ही पर्पस इंटरनेशनल लेवल पे था कि वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक कर। लेकिन जब हमने शुरुआत की तो हमने 4 स्लैब लगा दिए। उसमें क्या होता है, टैक्स एक रेसिप्रोकल तरीके से या टैक्स रिपीट तरीके से भी चलता है। हमने कई ऐसी चीजों को ऊपर और नीचे रखा जो बहुत एसेंशियल थी, जैसे एजुकेशन 18% टैक्स है, कई चीजों पे हमने इससे ऊपर भी टैक्स रखा 28% टैक्स। तो इसका जो कोर वैल्यू थी वो ये कॉन्सेप्ट था कि हमें अपने जो टैक्स है उसको बहुत बढ़िया से करके रखना है और यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लेकर आना है। खैर, उस समय हमारी मजबूरियां भी थी क्योंकि भारत में जो जीडीपी टू टैक्स रेशियो था वो काफी डाउन था, और जब ये बहुत डाउन होता है तो फिर हमारे पास गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं था। तो पहले गवर्नमेंट ने रेवेन्यू निकालने की कोशिश की। अब जब जीएसटी कलेक्शन हर महीने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो वहां पर हमें एक और चीज देखने को मिल रही है कि वहां पे सरकार ने इसको डाउन किया है और 2 स्लैब रखी हैं। इनफैक्ट तीसरी भी स्लैब है, लेकिन जो आम जनता से जुड़ी हुई चीजें वो दो स्लैब है, 5% और 18%। एक 40% की स्लैब है जहां पर वो गिफ्ट एंड गुड्स यानी विलासिता की चीजें जो फॉरेन से आती हुई महंगी कारें हैं उनके ऊपर उन्होंने 40% का टैक्स लगाया है। और कहीं ना कहीं जो अमेरिका की बाइक्स मार्केट है, कार मार्केट है, इनके ऊपर थोड़ा सा एक जो है प्रेशर वो आएगा, क्योंकि भारत धीरे धीरे लग्जरी कारों का एक बाजार बन रहा था। लेकिन आम जनता के लिहाज से देखा जाए तो इसके कई पर्सपेक्टिव हैं। पहला, लगभग जीडीपी के 60 बेसिक पॉइंट्स में चेंज आएगा और लोगों के हाथ में पैसा जाएगा खर्च करने के लिए। सबसे बड़ा फायदा होगा उद्योगों को, खासतौर पर एमएसएमईज को। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर हमारे साथ खेला है, 50% टैरिफ लगाया, नो डाउट उससे हमारे कई उद्योगों को बहुत नुकसान हो रहा है। जो हम अमेरिका को भेज रहे थे, जैसे हमारा जो ऑर्नामेंटल हो गया, स्टोन इंडस्ट्री हो गई, बहुत सी इंडस्ट्री को हमारे नुकसान हो रहा था। तो एक बूस्ट तो नो डाउट मिलेगा कि वहां पर उनके पास अब पैसे बच पाएंगे और वो खर्च कर पाएंगे। दूसरा, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और जनता के हाथ में जब ये ज्यादा पैसे बचेंगे तो फिर वो ज्यादा खर्च कर पाएंगे। गवर्नमेंट को क्या लॉस हो सकता है? गवर्नमेंट को माना जा रहा है एस्टिमेशन की 48,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन का लॉस होगा। लेकिन अभी जो हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से ये लॉस कुछ नहीं है। हाँ, जो हमारा फिस्कल मैनेजमेंट है, जो एक बजटरी मैनेजमेंट होता है, वो घाटा, हमारा बजट घाटा बढ़ के जो है लगभग, या हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ के 4.4 से 4.6 तक पहुंच सकता है, इतना ये बढ़ जाएगा। लेकिन नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जो कदम है वो जीएसटी सिंप्लीफिकेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल रही तो हमें आने वाले समय में सिंगल एक स्लैब दिखाई पड़ सकता है। और जो जीएसटी की कोर वैल्यू, जैसे कहते हैं ना कि जीएसटी की जो आत्मा है वो सिंगल स्लैब में, यानी कि पूरे देश में यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लागू हो जाएगा। और उस दिन, जिस दिन हम ये यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लागू कर पाएंगे, उस दिन हमें एक आहट मिल जाएगी कि हम विकसित राष्ट्र बनने की तरफ है। क्योंकि विकसित राष्ट्र में इतने टैक्स की जो है बारंबारता नहीं होती है, बार बार उसमें टैक्स स्लैब बार बार नहीं लगाए जाते हैं, टैक्स इवेजन्स कम होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स स्लैब में होते हैं, और सबसे बड़ी बात है कर का जाल बड़ा होता है लेकिन कर की दरें कम होती हैं। तो बहुत जो जीएसटी का एक सबसे बड़ा हमें आगे फ्यूचर में फायदा दिख सकता है कि मुझे जहां तक लगता है कि 10% का जो यूनिफॉर्म टैक्स स्लैब है वो हमें देखने को मिल सकता है। सर, जीएसटी काउंसिल क्या है और ये कैसे डिसाइड करती है जीएसटी के रेट्स पे? जीएसटी काउंसिल बेसिकली वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, जो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं, एक उसमें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर जीएसटी काउंसिल बनाई गई है। काउंसिल मतलब कई लोग बैठ के इस पर विचार करते हैं, मंथन करते हैं कि देश में क्या इनकम आ रही है, कैसे टैक्स बेस बढ़ाया जाए, टैक्स बायोंसी कैसे जो है उसको मेंटेन किया जाए।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर के दायरे में कैसे लेकर, किन चीजों को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, एसेंशियल गुड्स क्या है, उनका यही काम होता है। और जब भारत सरकार ने टैक्स का एक सिस्टम डेवलप कर लिया, आपने देखा इससे पहले कुछ दिन पहले संसद में एक बिल पास हुआ और वहां पर टैक्स का सिंप्लीफिकेशन किया गया। तो टैक्स सुधारों पर अभी हमें बहुत काम किया जाना है, क्योंकि भारत के ऊपर बहुत आरोप लगता है कि भारत एक टैक्स टेररिस्ट कंट्री है। मतलब जब इस देश में अगर आ गए तो आपको करों के जाल में फंसना पड़ेगा। तो इससे जो हमारा इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट है, दुनिया के लोग आना चाहते हैं भारत, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा कि इसका बहुत दूरगामी परिणाम होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम कॉम्पिटेटिव बन सकें, दुनिया भर के जो लोग हैं हमारे देश में आ सकें, तो हमें अपने प्रोडक्शन को कॉम्पिटेटिव करना पड़ेगा। अगर हम चाइना से लड़ना चाहते हैं, हम यूएस के मार्केट पे कब्जा करना चाहते हैं, तो जब हम कोई चीज उत्पादन करना चाहते हैं, बड़े ध्यान से इसको सुनना आप लोग, कि उत्पादन जब हम करते हैं तो 4 चीजें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला, आपके देश में कच्चा माल होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। दूसरा, आपके पास सस्ता लेबर, और सस्ता लेबर के साथ स्किल लेबर होना चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होना चाहिए आपके टैक्स रिफॉर्म्स होने चाहिए, टैक्स की दरें कम हो। ये पूंजीवाद का सबसे खास कॉन्सेप्ट होता है। और जो चौथी चीज होती है, टेक्नोलॉजी आपके देश में बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये 4 से 5 चीजें मिलकर आपको प्रोडक्शन की तरफ लेकर जाती हैं। आपके देश में प्रोडक्शन होगा, जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो आगे जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ चीप लेबर तो है, लेकिन स्किल लेबर एक क्वेश्चन मार्क है। मटेरियल हम ज्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश में बहुत अच्छी माइनिंग नहीं हो पाती है। हमारे देश में अपना खुद का खनिज जो है, ऐसा नहीं कि है नहीं है, हमने समय रहते उसको खोजा नहीं, हमने उसको निकाला नहीं, बहुत जल्दी हमने इंपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंसी अपनी कर ली। इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा हर्डल है, दुनिया भर की कंपनीज भारत में आने को तैयार हैं, काम करने को तैयार हैं, लेकिन टैक्स का जो प्रेशर है वो बहुत भयानक प्रेशर है उनके ऊपर। और टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारा R&D, इनोवेशन, ये हमारा काफी पीछे जा रहा है। खैर, हम FDI के माध्यम से उसको मेंटेन करते हैं, पैसा आता है, टेक्नोलॉजी आता है, वर्क कल्चर आता है। लेकिन एक हर्डल बहुत क्लियर था, खासतौर पे हमारे जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो हमारे देश में काम करना चाहते थे, उनको टैक्स का बहुत बड़ा एक लायबिलिटी था। यही रीजन था कि जो कोई यहां से कमाता था वो ऑफशोर लैंडिंग करता था, यानी हवाला के थ्रू या किसी ऐसे देश में जाके कंपनी बना दी, शेल कंपनीज बना दी, और हमारे ही पैसे को उन्होंने बाहर से रूट कर दिया। इससे कंट्री को बहुत नुकसान होता था, सरकार का टैक्स जो है वो इवेजन होता था बहुत ज्यादा। तो सरकार को अंततः हमें टैक्स के रेट को कम करना ही है, और ये बहुत सही समय है। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए आने वाले टाइम में वो नेशनल हीरो होंगे, ये इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया है जो शायद अगले 10-15 सालों में भारत करता। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चाइना, रशिया के पास ले आ दिया, भारत के अंदर बहुत सुधार करने शुरू किए। GST में अभी सरकार रिलैक्स थी, कह रहे ठीक है जब कभी प्रेशर पड़ेगा तब करेंगे, बट उन्हें समझ में आ गया कि ये टैरिफ वॉर चलता ही रहेगा और कुछ ना कुछ उसमें उठापटक होगी और इससे हमारे सेंटीमेंट्स खराब होंगे। तो अभी ये राइट टाइम था कि हमारे सरकार ने जो है वो GST कलेक्शन किया। अब नाउ उसमें डिबेट जो है वो, उसमें रिबेट भी देना शुरू किया और एक डिबेट को भी आगे बढ़ा दिया कि भाई आने वाले टाइम में हम इसको और कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सही समय है और डोनाल्ड ट्रंप को हमें अपना नेशनल हीरो घोषित भी कर देना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है, सार्कास्टिक ही सही, लेकिन वो आदमी भारत की ताकत को बढ़ाने का काम करो और अमेरिका को, जैसे मैंने कहा, मेक अमेरिका डेड अगेन, वो अमेरिका को बर्बाद करके छोड़ेगा, इस बात की उसने कसम उठा रखी है और इसमें वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और ये हमारे लिए अच्छा है। सर, तो GST काउंसिल में तो ऑपोजिशन स्टेट्स की भी रिप्रेजेंटेशन होती है, तो आपको क्या लगता है कि एक कॉमन कंसेंसस पे वो लोग कैसे पहुंचे? क्योंकि ऑपोजिशन को तो लगता है कि हमारा तो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो आपको क्या लगता है काउंसिल में ऐसी क्या बात हुई होगी कि अचानक से सारे ऑपोजिशन रूल स्टेट भी इस बात के लिए मान गए कि ठीक है अब 2 ही स्लैब में रेट होंगे? देखिए, कभी भी जब टैक्स के जो स्लैब्स होते हैं अगर वो बहुत मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्टेट्स को भी लॉस होता है। बहुत से स्टेट टैक्स हैं जिसमें टैक्स इवीजन बहुत मुश्किल किया जा सकता है। आप कहीं और प्रोडक्शन करो, लोअर स्लैब में उसको शो कर दो, आप शो ही लोअर स्लैब में करो, या उसमें जो आपकी चीजें हैं महंगी हो रही। बहुत से स्टेट आज की डेट में मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेके जा रहे हैं, तो हाईयर टैक्स स्लैब से उनको भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी बात है कि GST में तो गारंटी है ना, स्टेट को तो उनका हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। और पिछले जो हमारे रिकॉर्ड्स रहे टैक्स कलेक्शन के वो बहुत अच्छे रहे। GST ने टैक्स कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़े। तो जब एक मेंटेन हो गया कि एक एवरेज बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है, पहले से अच्छा मेंटेन हो रहा है, और इसमें राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ी है, घटी नहीं है, बढ़ी है। अब राज्यों को भी समझ में आ रहा है कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जो पिछले कुछ समय से प्रोडक्शन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कई साल पहले स्टेट्स के नाम लिए जाते बीमारू। अब बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
ठीक है, उड़ीसा, ये सब जो है, या और भी हमारे स्टेट हुआ करते थे, तो अभी बीमारू स्टेट से वो निकल गए हैं। आज उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ आगे जा रहा है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है केवल उत्तर प्रदेश ही। इसी तरह से मध्य प्रदेश भी प्रोडक्शन में आगे जा रहा है, अपने टूरिज्म में आगे जा रहा है। तो यहाँ पर उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो हमारे लिए टैक्स के स्लैब्स को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है। और विरोध तो हमेशा होता है, पॉलिटिक्स में विरोध होना बहुत जरूरी है, लेकिन कंसेंसस बनाने के पीछे तर्क दिए जाते हैं और अब उनको वो फायदे दिख रहे हैं कि अगर हम अपने टैक्स स्लैब कम करेंगे तो जो एफडीआई आ रही है भारत में, ये पूरे दुनिया का सेंटीमेंट है। भारत ने हर मंच जितने भी पॉसिबल है, चाहे वो G7 हो, दुनिया का टॉप नॉच जो पावर है, G20 हो, SCO हो, कहीं पर भी आप चले जाओ, भारत की पावर को आज कोई चुनौती नहीं दे सकता। और ये पावर के पीछे आ रहा है पैसा, भारत में निवेश आएगा। अब निवेश आएगा और आपके यहाँ टैक्स स्लैब बहुत हाई है, आपके पास इतनी फंडिंग नहीं है कि आप उनको टैक्स हॉलिडेज दे सको, तो वो भागकर गुजरात चला जाएगा, वो भागकर महाराष्ट्र चला जाएगा, वो भागकर कहीं और चला जाएगा। तो आखिरी में मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, तो मेरे पास फिर क्या रहेगा? फिर मुझे केंद्र के पास पहुंचना पड़ेगा, भाई मुझे कुछ दे दो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, विशेष राज्य का दर्जा दे दो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें भी समझ में आ गया कि ये बहुत सही माहौल है, ब्रांड भारत पूरी दुनिया में चमक चुका है, भारत पैसा आने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो हमें अपने टैक्स रिफॉर्म्स करने होंगे, लैंड रिफॉर्म्स करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करने होंगे। और ये विकास की दौड़ में, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, उससे निकलकर जो नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है, अपने लोगों की लाइफ को आगे ले जाने का कॉन्सेप्ट है, ये कई राज्य सरकारें समझ चुकी है कि अब जनता बहुत अवेयर हो चुकी है। नौकरी दोगे, बिजली दोगे, पानी दोगे, सड़क दोगे तो रहोगे, नहीं तो वो पुरानी पॉलिटिक्स अब काफी हद तक कम होने लगी है। महिलाएं, यूथ अब ये क्वेश्चन करने लगे हैं, सोशल मीडिया से बात आने लगी है, क्रिटिसिज्म होने लगा है, तो उन्हें भी समझ में आ गया कि हमें ये सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा तब आएगा जब हमारे पास अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा। तो ये उन्होंने इस कंसेंसस को इसीलिए उन्होंने समझा और किया। सर, बहुत लोग ऐसा भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये बस एक पॉलिटिकल मूव है क्योंकि बिहार का इलेक्शन आने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि ये टैरिफ वॉर का रिटेलिएशन है या महज एक पॉलिटिकल मूव है? देखिए, अगर कोई चीज पॉलिटिक्स से प्रभावित हो रही है, अच्छी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पॉलिटिक्स भारत की सच्चाई है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन इस समय जो मूव है, एक तो भारत को किसी भी हालत में जो मेक इन इंडिया हमने शुरू किया, तो मेक इन इंडिया में लोग पहले मजाक उड़ाते थे, अरे ये फालतू है ये सब, लेकिन आज भारत ने अपना विक्रम 2 लॉन्च किया, अपना खुद का सेमीकंडक्टर, जो शायद आज से कुछ साल पहले सपना था। आज भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक्सपोर्टर बन चुका है। आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, चाहे इसरो से लेकर चाहे डिफेंस की बात हो रही है, ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज है, ये टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज है। भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, अगर उसको पूरी दुनिया में टक्कर देना है, उसको पैसा कमाना है, तो उसको एक सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्शन है वो MSME के लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। यानी जो आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज है, वहां तक जाना पड़ेगा। हमने क्या शुरुआत की? हमने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा, ये सब हमने किया। हमने लोन देना शुरू किया, हमने वेंचर कैपिटलिज्म शुरू किया। अब क्या हो रहा है? अब इतना कुछ करने के बावजूद हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, जिसमें टैक्स हमारा सबसे बड़ा एक अवरोध है, कि मैं कुछ भी प्रोडक्शन करूं, 18-28% तो आप ले गए, तो फिर मैं अपना सामान कहां दुनिया में बेच पाऊंगा? तो ये जरूरी था कि ये टैक्स स्लैब छोटा किया जाए, और ये जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे वो टायर 2 और टायर 3 जो सिटीज हैं, प्लेसेस हैं, वहां हमें लेके जाना है। और निश्चित रूप से इसका सभी को फायदा मिलेगा, और बिहार को फायदा मिले तो और अच्छी बात है, क्योंकि बिहार को जो उसका हक मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। अगर आज मैं किसी से कहूं कि संसार के प्रमुख आदर्शन की जननी मगध रहा है, बिहार रहा है, संसार के सबसे बड़े साम्राज्य, संसार की सबसे बड़ी सेना, संसार की सबसे बड़ी पावर, संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, तो लोग आज कहेंगे भाई कहां की बात कर रहे हो? मगध कहां था ये जहां सबसे ज्यादा बड़ी सेना? बोले यही बिहार ही तो था, मगध। तो कोई इस बात को यकीन नहीं करेगा, तो उसको उसका गौरव मिल जाए, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। इतिहास में वो चाहे संस्कृति हो, आर्थिकी हो, पावर हो, इनोवेशन हो, आयुर्वेद हो, मैथमेटिक्स हो, साहित्य हो, इन सबकी जननी रहा है मगध। तो मगध को अगर उसका जो बिहार जिसे हम आज कह रहे हैं, वो उसका गौरव मिल जाए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो अगर ये पॉलिटिकल मूव है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
सर आपने कहा कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ हम लोग स्किल से क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्किल? क्या बस ये एक ऐसी स्किल है जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी काम आ रही है, या उससे कुछ बढ़कर स्किल चाहिए ताकि मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाया जा सके? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जीएसटी तो हम सुधार लेंगे, हाँ। लेकिन स्किल को लेकर बहुत समस्या है। स्किल का बेसिक पर्पस होता है कि मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसको अपनी मेहनत, अपनी जो दक्षता है, अपनी इफिशिएंसी है, उसको पूरा कर दो। जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो हमारी पॉपुलेशन भी उसके हिसाब से काम करना शुरू करे। तो ये देखा गया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो स्किल लेबर नहीं क्रिएट कर पा रहा है। मतलब कोई कंपनी भारत आती, पैसा लेके आ रही है, आपने उसको लैंड दे दिया, आपने टैक्स हॉलिडे दे दिया, लेकिन जब उसको चीप लेबर चाहिए होगा, स्किल लेबर चाहिए होगा, तो उसकी मशीन ऑपरेट कौन करेगा, उसकी टेक्नोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा? यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। स्किल गैप एक बहुत बड़ा गैप है, और इसको देखते हुए आपने देखा होगा कि बहुत से परियोजना चलाएगी, पीएम इंटर्नशिप योजना चलाएगी। इसके बाद सभी फैक्ट्रीज में आपने देखा कि अभी यूथ को अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उनको 15-15 हजार रुपए देने की बात हो रही है। सरकार करने की बहुत कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गई, बट अगर देखा जाए कि जो हमारा नंबर है यूथ पॉपुलेशन का और जो स्किल गैप है वो बहुत खतरनाक है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी ये कहा कि भारत में 45% तक 45% स्किल गैप है, यानी लोग हैं लेकिन जिस काम के लिए डिमांड है वो नहीं पूरा कर पा रहे। ये चीज एक बहुत निगेटिव हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और हम अब ये समझ रहे हैं कि अगर हम कंपनीज को आने देंगे तो जो लोग इसमें काम करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो सीखेंगे। सरकार नहीं सिखा पा रही है, हमारा एजुकेशन नहीं सिखा पा रहा है, तो कंपनीज में काम करके वो सीखेंगे। और हम बहुत लेट मैं कहूंगा 1991 में हमें स्टेप लेना चाहिए था, हमने बहुत लेट ये स्टेप शुरू किया, और अब हम जाकर ये सच्चाई को समझ पा रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा तो तुम कर लो बेटा। तो अभी ये हो रहा है, लेकिन भारत की बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या तो है लेकिन स्किल नहीं है, तो हमें वो स्किल को सुधारना पड़ेगा। और नो डाउट ये जब फैक्ट्रीज काम करना शुरू करेंगी, हम वापस एंटरप्रेन्योरशिप पे लौटेंगे, तो वो स्किल डेवलप होनी शुरू होंगी। सर तो क्या आपको लगता है कि हमें जो टैरिफ वॉर अमेरिका हमारे खिलाफ फिलहाल खेलना चाह रहा है, तो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स लाने से अच्छा ये नहीं होता कि भारत रिटेलिएट करता, काउंटर टैरिफ लगाता? तो बेटर मूव कौन सा है, काउंटर टैरिफ लगाना या साइलेंटली अपने ही डोमेस्टिक मूव में ऐसे टैक्स कट्स लाके जवाब देना, ताकि हम लोग अपने ही उद्योगों को आगे बढ़ा दे इतना कि वो टैरिफ से इतने इम्पैक्टेड ना हो? देखिए, अमेरिका एक बहुत पावरफुल कंट्री है, और नो डाउट अभी भी चाहे दुनिया की संस्थाएं हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, उसके पास उसकी पावर है। और अभी दुनिया ना बहुत अस्थिर है, नहीं समझ में आ रहा। आज बहुत आप खुश हो सकते हैं चीन के साथ हम जा रहे हैं, और अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि चीन जब 1947 जब भारत आजाद हुआ था, तो चीन का जो टोटल एरिया था वो लगभग 45 जो है वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही था, और अब उसका जो एरिया है वो 90 के ऊपर हो चुका है। यानी चीन ने जस्ट अपना जो ओरिजिनल साइज था 1947 तक का, उसको डबल कर लिया है। उसने मंचूरिया का रीजन, तिब्बत का रीजन, ये सब आसपास के जितने रीजन थे उसको कैप्चर कर लिया है। तो जो 1947 से 2025 के बीच में अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को 45 से बढ़ाकर 90 कर ले रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि उसके साथ दोस्ती कितनी खतरनाक होगी। तो अभी ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यहां दोस्त और दुश्मन का पता नहीं है। भारत एक बहुत सधा हुआ कदम लेके चल रहा है। भारत दोस्ती की बात तो कर रहा है, दुश्मनी की बात नहीं कर रहा, और ये बहुत ही वाइज स्टेटमेंट। नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है ना रहे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वहां पे एक हैशटैग चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप डेड, हो सकता है वहां कोई सत्ता पलट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसी कंट्री के लोगों के साथ अपना सेंटीमेंट्स नहीं बिगाड़ सकते। दूसरा, अमेरिका में जो सबसे पावरफुल डायस्पोरा जो वो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, तो हमें कुछ सोच समझ के चलना पड़ेगा कि हम अपने फंडामेंटल्स को मजबूत करें, हम दोस्ती तो करें, दुश्मनी की बातें ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं कि आप मेरे दोस्त थे, अब आप भी मेरे दोस्त हो, आप भी मेरे दोस्त हो, आप भी। भारत यही कर रहा है, एससीओ में उसने कहा। भारत ये कभी नहीं कह रहा कि तुम मेरे दुश्मन। ये बहुत ही सोची समझी समझदारी वाली पॉलिटिक्स है, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक रूल होता है कि ना तो कोई हमेशा दुश्मन होता है, ना कोई हमेशा दोस्त होता है। तो भारत बहुत सधा हुआ चल रहा है, कल उसको अमेरिका की भी जरूरत पड़ेगी, भारत अमेरिका के साथ भी बातचीत करेगा, लेकिन दोस्ती का सिद्धांत वही है। जब आज हम बहुत बड़े हो चुके हैं,
आज हम कोई हमारा दुश्मनी केवल पाकिस्तान नहीं, अरे हमने उसको किनारे उठा के फेंक दिया। आज हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हम एलीट क्लब का हिस्सा है, पावरफुल कंट्री का हिस्सा है। तो भाई साहब अब हमें ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि भाई हमारे फंडामेंटल स्ट्रांग हैं। हम जो मैसेजिंग दे रहे हैं कि हम कमजोर नहीं है, दोस्ती में हम तुम्हारे चमचे बन के नहीं रहेंगे, दोस्ती अब बराबरी की होगी, दोस्ती अब कंधे से कंधे पे रखी होगी, चाहे वो कल्चरल फ्रेंडशिप हो, टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडशिप हो, फाइनेंशियल फ्रेंडशिप हो, पॉलिटिकल फ्रेंडशिप हो, किसी भी तरह की फ्रेंडशिप हो, बराबरी पे बात होगी अब। इसीलिए जैसे ही हम चाइना गए, आते ही हमने चिप के बारे में बात की, हम रॉकेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसरो के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, हम सोलर की बात कर रहे हैं, हम रुक ही नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि देखो भाई दोस्ती अब बराबर की होगी, चाहे जो भी हो जाए। और भारत ने बहुत बड़े चेंजेस किए हैं। ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद जो हमने ये यूपीआई लाया, हम स्कैन कर रहे हैं, आज उसका फायदा है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम हमारे पास है। कल जब ब्रिक्स करेंसी बनेगी और उसमें जब स्विफ्ट टेक्नोलॉजी को लाया जाएगा, अपनी करेंसी को स्वैप करने की बात आएगी, उस समय जो सबसे ऑथेंटिक जो डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम होगा वो इंडिया का ही होगा। ये बात आप देख लेना। उस दिन पता चलेगा कि मेक इन इंडिया या जो हम भारतीयों ने खूब जम के ये स्कैन कर करके पेमेंट किए, ये पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी है। और उस दिन जिस दिन हमने अपनी ब्रिक्स की करेंसी बना ली, हमने उस बैंक का मुख्यालय अपने यहाँ भी रख लिया, उस दिन क्या होता है अमेरिका को मारना वो पूरी दुनिया देख लेगी। अमेरिका से लड़ के नहीं जीता जा सकता, अमेरिका के सिस्टम को डिसमेंटल करके जीता जा सकता है। अमेरिका एक सिस्टम है, अमेरिका कोई देश नहीं है। अमेरिका का सिस्टम हर जगह, चाहे वो विचार हो, इंस्टीट्यूशंस हो, बैंक्स हो, हर जगह उसका सिस्टम है। तो हम बहुत सही लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर हम इसी तरह से ग्रो करते रहे तो हमें कोई हटाने वाला नहीं है। हाँ, अगर देश की जनता जो नैरेटिव वॉर है उसमें अगर नहीं फंसती है, क्योंकि अब अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, जैसे बांग्लादेश में उसने किया, कई देशों में उसने किया। तो हमें अब अपने सरकार के साथ खड़े होना पड़ेगा, चाहे आप पसंद करें या ना करें, जब तक कि कोई ऐसा नेता हमें ना मिले जो इस टक्कर का हो या इससे भी बड़े टेम्परामेंट का हो। ये हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर Thank आपके you. वैल्यूएबल ओपिनियंस के लिए। तो दोस्तों आज हमने समझा कि पूरी फिलॉसफी क्या थी, जीएसटी रेट्स क्यों कट किए गए, क्या महज ये पॉलिटिकल मूव था या सच में अमेरिका के मुंह पे एक तमाचा था। अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स पे आप हमें डिबेट करते हुए सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।